हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज इस सेशन में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, या मैं कहूँ देवगुरु बृहस्पति की जगह हम बात करेंगे वाचस्पति के बारे में। जी हाँ, गुरु का ही दूसरा नाम है वाचस्पति, वाणी के स्वामी। या फिर हम बात करेंगे वागीश के बारे में, जो कि हैं दिव्य ज्ञान के स्वामी। या हम बात करेंगे सुरगुरु के बारे में, जो हैं देवताओं के गुरु। या हम बात करेंगे अंगिरा सुत के बारे में, जो है महर्षि अंगिरा के पुत्र। या हम बात करेंगे अप्रमेय के बारे में। इसका अर्थ है जिन्हें नापा या मापा ही नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे ये तो अलग अलग नाम है जुपिटर के। जी हाँ, ये बृहस्पति के अलग अलग नेम हैं, और हर नेम बृहस्पति की एक अलग शक्ति के बारे में बात करता है। जैसे जब मैं अप्रमेय कहता हूँ तो इसका अर्थ है कि बृहस्पति जिस भाव में जाके बैठते हैं, जिन भावों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मापा ही नहीं जा सकता। अगर किसी के बृहस्पति लगन में बैठे हुए हों, लगन को एस्पेक्ट कर रहे हों, शुक्र को एस्पेक्ट कर रहे हों, तो इसका अर्थ है उसके प्रेम देने की कैपेसिटी को, उसके स्वभाव को, उसके एटीट्यूड को, उसके व्यवहार को, उसके ज्ञान को मापा ही नहीं जा सकता। और जब मैं जुपिटर को जीव कहता हूँ तो जीव होता है जीवन देने वाली शक्ति। जीव होता है जिस चीज़ से आप जुड़ जाते हैं। तो जब जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठे हैं और मैं जुपिटर को जीव कहूँगा, तो इसका अर्थ है कि नवम भाव से, गुरु से, ज्ञान से आप बहुत गहरा कनेक्ट फील करते हो। और वहीं अगर मैं उन्हें अप्रमेय कहूँगा तो इसका अर्थ है कि आपके ज्ञान को नापा या मापा ही नहीं जा सकता। दो अलग अलग नाम, दो अलग अलग शक्तियों के बारे में बात करते हैं। इसी तरह जुपिटर के पास जो भी शक्तियाँ हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश हम इस सेशन में करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जुपिटर बेनिफिक हैं, मैलेफिक हैं। बेनिफिक हैं तो किस स्तर के बेनिफिक हैं, और कौन से वो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो आपके जीवन में हो रहे थे लेकिन अब तक आप उसके बारे में जानते ही नहीं थे, जिससे आपका भाग्य का मीटर बहुत हद तक प्रभावित है। भाग्य है क्या? ये गुरु के बारे में कहा जाता है देवा नाम च ऋषिणाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तनमामि बृहस्पतिम। गुरुओं के, देवताओं के, ऋषियों के, मुनियों के, सबके गुरु बृहस्पति को हम प्रणाम करते हैं, तीनों लोगों को जिनका ज्ञान प्रकाशित करता है। अब बात करते हैं जुपिटर की दिव्य शक्तियों के बारे में। तो देखिए, बीपीएचएस जुपिटर को जब डिफाइन करती है तो वो कहती है कि जुपिटर के पास 3 दिव्य शक्तियाँ हैं, 3 दिव्य एस्पेक्ट हैं, पंचम एस्पेक्ट, सप्तम और नवम। और जुपिटर के बारे में कहा जाता है कि पंचम सप्तम नवम दृष्टियम पूर्ण फल प्रदा, कि जब जुपिटर 5वें एस्पेक्ट से, 7वें से, 9वें से किसी भाव को, प्लैनेट को देखते हैं तो वो उसका प्रोटेक्शन भी करते हैं और उसके बारे में पूर्ण फल देने की क्षमता रखते हैं। अगर आपका गुरु मान लीजिए 4थे भाव में बैठा है और आप बस ये देख रहे हो कि मेरा गुरु 4थे भाव में बैठा है, तो ये ठीक व्याख्या नहीं होगी गुरु की, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव को भी उसी हद तक, उसी सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं जिस तरह आपके 4थे भाव को कर रहे हैं, जिस तरह आपके 10वें को कर रहे हैं, जिस तरह आपके 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। बिकॉज ये गुरु का एक तरह से एस्पेक्ट या दिव्य दृष्टि प्रभाव है, दिव्य दृष्टि कैपेसिटी है। तो वो 4थे भाव में बैठ के अष्टम भाव, जहाँ से आपकी रिसर्च आती है, जहाँ से आपका पैसा आता है, आपका गूढ़ धन आता है, गूढ़ ज्ञान आता है, उस भाव को भी प्रभावित रखने की क्षमता अपने हाथों में रखते हैं। इसी तरह जुपिटर के जो 3 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, पंचम सप्तम नवम, इन तीनों में भी डिफरेंस है, इन तीनों में भी अलग अंतर है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेंगे कि गुरु का जो एस्पेक्ट है ना, वो हमेशा सुरक्षा देता है। जुपिटर आपकी लगन को देख रहे हैं, आप सुरक्षित हो। पंचम से देखें, सप्तम से देखें या नवम से देखें, तीनों में मतलब है आप सुरक्षित हो, लेकिन ये इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, जब मैं गुरु को अप्रमेय कहता हूँ तो इसका अर्थ है उन्हें मापा नहीं जा सकता। और जब हम जीव कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वो उस भाव से, उस तत्व से बहुत गहरा कनेक्ट फील करते हैं, उससे जुड़ाव उनका बहुत ज़्यादा है। तो 2 अलग नेम एक ही प्लैनेट की 2 अलग शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि 3 अलग दृष्टियाँ, 5वीं, 7वीं, 9वीं, ये भी गुरु की 3 अलग तरह की पावर कैपेसिटीज़ के बारे में बात करती है, जिसको हम इस सेशन में देखने वाले हैं। कोई मुझसे कहे कि गुरु मेरे 5वें भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो मेरा प्रेडिक्शन उसके रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल अलग होगा। और वही अगर कोई मुझसे कहे कि गुरु मेरे पंचम भाव को 7th एस्पेक्ट या 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो मेरा प्रेडिक्शन उसके संबंधों के बारे में बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। सेम गोज़ फॉर द मैरिज। अगर कोई कहे कि गुरु मेरे सप्तम भाव को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी मैरिज की प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग होनी चाहिए दैन समवन जो कि 9वीं दृष्टि से या 7वीं से देख रहे हैं। तो ये दृष्टियों का अंतर क्या है? तीनों दृष्टियाँ प्रोटेक्शन करती हैं, कंफर्म बात है। गुरु उस भाव का रिजल्ट देते हैं, कंफर्म बात है। लेकिन पंचम दृष्टि पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन करती है। आप सोच के देखिएगा कि गुरु की पंचम दृष्टि का अर्थ है कि यहाँ पर आपके प्लान काम नहीं करेंगे, यहाँ पर दिव्य हस्तक्षेप या ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा। पंचम दृष्टि की जो कहानी है उसको मैं सेशन के एंड में आपको मिल जाएगी टाइम स्टैम्प के अंदर, उसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और वो ये समझना है कि जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है, जहाँ पर भी वो पड़ता है, वहाँ पर शुरुआत में आपको छल,
कपट, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स दिखाई देंगे। वहाँ पर आपकी प्लानिंग कुछ होगी और ईश्वरीय हस्तक्षेप कुछ और होगा। वहाँ पर आप चीज़ों को शुरुआत में बचाने की कोशिश करोगे, बट पॉसिबली बचा पाना बहुत मुश्किल आपको दिखाई देगा कि चीज़ें बच नहीं पा रही हैं। और उस भाव में हम थोड़ा शुरू में डूबे भी रहते हैं, थोड़ा इंडल्ज भी रहते हैं, उस चीज़ को एक्टिविटी एंजॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहीं से हम ज्ञान की तरफ या अध्यात्म की तरफ प्रवेश करना शुरू करते हैं। मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो पांचवी दृष्टि जो है जुपिटर की, वो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाली दृष्टि होती है। वो उस क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म करके रख देती है, पूर्ण रूप से बदल के रख देती है। और सबसे पहले आप अपने अध्यात्म का प्रभाव उसी भाव पे नोटिस करते हैं जहाँ पर वो पांचवी दृष्टि पड़ रही है। अगर हम इसे हाउस बाय हाउस समझने की कोशिश करें कि भाई पंचम दृष्टि से दिव्य हस्तक्षेप कहाँ हो रहा है, कहाँ पर मुझे अपनी इच्छाओं को समर्पित करना होगा और ईश्वरीय कॉल को मानना होगा। अगर हम देखें कि किसी का गुरु फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो प्रथम भाव में बैठे हुए गुरु आपके पंचम भाव को देखेंगे। फर्स्ट हाउस का गुरु आपको ज्ञानी, आध्यात्मिक, दानी, ये सब चीज़ें दे सकता है। आप में करुणा हो सकती है, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं, बातें सही हैं। पंचम भाव को गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं। फिफ्थ एस्पेक्ट है, पंचम भाव है रिलेशनशिप का, एजुकेशन का। पता है यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? यहाँ पे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि रिलेशनशिप या एजुकेशन में हमेशा एक छल कपट का सामना करना पड़े। छल कपट का सामना करने का मतलब है कि या तो टीचर आपसे कुछ छुपा रहा है, आप टीचर से कुछ छुपा रहे हो। रिलेशनशिप में सेम पैटर्न, मैं कुछ हाइड कर रहा हूँ, वो कुछ हाइड कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हिडन फैक्टर्स हमेशा काम करते रहता है। सेकंड, सम टाइम से एजुकेशन में ब्रेक या फिर ड्रॉप भी दिखा देता है, बट एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी, उसमें ब्रेक या ड्रॉप शुरुआत में ये दिखा देगा। उन केसेस में ये अधिक दिखाएगा जहाँ पर आप अपनी तरफ से चीज़ें प्लान कर रहे हैं। आपने ऐसा प्लान करा है कि भाई 10th में मुझे इतना स्कोर करना है, 12th में ये स्कोर करना है, यूजी में ये लेना है, पीजी में ये लेना है। रिलेशनशिप में आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे रिलेशनशिप चाहता हूँ, ऐसे अपने रिलेशन को चलाना चाहता हूँ। मतलब जहाँ पर आप पूरी तरह से क्रिएटर बनना चाहते हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप मैटर्स में, एजुकेशन मैटर में चीज़ों को इसी तरह चलाऊँगा। मेरे पास एक पूरा प्लान तैयार है, पूरा मेरा माइंडसेट रेडी है, ऐसे ऐसे चीज़ें मुझे चलानी है। एंड यू गोना फील कि चीज़ें हर तरह से हुई लेकिन वैसे नहीं हुई जैसे आपने सोची थी। ये सेकंड रीडिंग हमारी इस पॉइंट पे फिफ्थ हाउस के अंदर रहेगी। पहली रीडिंग में कुछ छल कपट हो सकता है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं शुरुआत में। सेकंड के अंदर ये हो सकता है कि जो हमारी प्लानिंग थी, जैसे हम चलना चाह रहे थे, वो उसने वैसे नहीं चलने दिया। थर्ड, लगन में बैठा हुआ जुपिटर फिफ्थ एस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें क्या लगेगा? हमारा हर रिलेशन सिक्योर है, हर संबंध सस्टेन करेगा, हर रिलेशनशिप सस्टेन करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। शुरुआत में आप एजुकेशन को बहुत फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देख सकते हो कि मुझे यार इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, एस्ट्रोलॉजी करनी है, मतलब वेल्थ जनरेट करनी है। अपनी एजुकेशन से मैं सिर्फ वेल्थ जनरेट करूँगा, भोग जनरेट करूँगा, इन्जॉयमेंट जनरेट करूँगा। ये हमारी एक थिंकिंग होती है जब भी फर्स्ट हाउस में जुपिटर हूँ, और यही थिंकिंग हम धीरे धीरे ब्रेक होते हुए देखते हैं। जिस रिलेशनशिप को हम इन्जॉय करना चाह रहे थे, जहाँ पर हम भोग करना चाह रहे थे, वहाँ पर धीरे धीरे आपको डिवोशन आता हुआ दिखाई देगा। एक दो रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं आराम से। फर्स्ट हाउस जुपिटर में कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपका संबंध ब्रेक नहीं हो सकता। आपके रिलेशनशिप या जिससे आपने प्रेम करा है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कारण बहुत सिंपल है। कारण है वही छल कपट, शुरुआत में चीज़ें छुपाई जाना, कुछ कम बताना आपकी तरफ से, उधर की तरफ से, ये पॉसिबिलिटी शुरुआत में। और यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं तो धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्म भी हो जाओगे, धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव भी आएगा। और वो बदलाव ऐसा हो सकता है कि चीज़ें जो शुरुआत में छुपाई जा रही थी, अब आपने सोचा, कोशिश करी कि भाई अपने जैसे मैं चलाना चाह रहा हूँ वैसे तो चल ही नहीं रहा मेरा संबंध, चाहे वो मेरा रिलेशनशिप हो या मेरी मैरिज हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे तो वो चल ही नहीं रहा। तो क्यों ना इसको ईश्वर की तरफ छोड़ दिया जाए। एंड बूम, आप जैसे ही उस चीज़ को ईश्वर की तरफ छोड़ोगे, जैसे ही उसको डिवोट करोगे टुवर्ड द गॉड, टुवर्ड द डिवाइन, गोना फील कि वही चीज़ आसानी से कार्य करने लग गई। ये फिफ्थ एस्पेक्ट होता है जुपिटर का। वहाँ पे एक्सट्रीम आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरी लगन में जुपिटर बैठे हुए हैं, तो मैं उससे बस 3 बातें कहूँगा। या तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा रिलेशनशिप के बाद, आपके एजुकेशन के माध्यम से, या फिर तीसरा आपके एंसेस्टर्स, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन 3 चीज़ों के माध्यम से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कई बार वो भाग्य उदय भी करा देता है, जैसे कि रिलेशन के बाद या रिलेशन में आपने ऐसा करा कि मैं चीज़ें अपनी तरह नहीं चलाऊंगा, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसे ईश्वर चाहते हैं वैसे चलने देंगे। एजुकेशन में जैसे ईश्वर चाहते हैं वैसे वैसे हम पहुँच जाएंगे। या फिर संतान प्राप्ति में, या फिर अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ईश्वरीय डिवाइन कॉल को हम मानेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। यू गोना फील कि जो चीज़ें अब तक ट्रबल में थी वही चीज़ें आसानी से पार हो गई, और हर चीज़ के बाद आपका भाग्य उदय हुआ। और दूसरी तरफ अगर वो चीज़ हम नहीं माने, वो कॉल हम नहीं माने,
तो ये नेगेटिव में या फिर रॉन्ग साइड में भी जा सकता है। ये इन्हीं चीज़ों में हमें डाउनफॉल या चैलेंजेस देखने को मिले। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप इनके साथ कनेक्ट करते हैं या नहीं। हाँ, अगर वहाँ कोई प्लैनेट है तो रीडिंग में कुछ बदलाव आ सकते हैं, प्लैनेट की वजह से कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर प्लैनेट नहीं है तो मैक्सिमम पॉइंट आपके साथ जुड़ने या कनेक्ट होने चाहिए। अगर हम सेकंड हाउस की बात करेंगे, जुपिटर आपका द्वितीय भाव में है। देखिए, द्वितीय भाव का जुपिटर आपको ज्ञानी बना सकता है। आपकी वाणी में जुपिटर का प्रभाव होगा, जो भी बोलोगे ऐसा बोलोगे कि दुनिया उसको सुने, समझे और अपने जीवन में आत्मसात करे। मतलब हमेशा दूसरों का भला चाहने वाला, ऐसी वाणी बोलने वाला जिससे कि दूसरों का भला हो। कोई भी आपसे कुछ पूछना है, आपने तुरंत उसको एडवाइस किया, भैया ये कर ले। इस वजह से सेकंड हाउस जुपिटर में कई लोग तो मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी में चले जाते हैं। बात ये नहीं है, बात है कि जुपिटर का जो पंचम दृष्टि है ना आपके छठे भाव पे, वो कैसे कार्य कर रही है। छठे भाव को हम जानते हैं, छठा भाव जो है वो आपके जॉब का भी है, छठा भाव आपके कर्जे का भी है, छठा भाव कुछ हेल्थ कंसर्न भी लाता है। जुपिटर के फिफ्थ एस्पेक्ट से तो ये लगता है कि भाई सेकंड में बैठ के सिक्स्थ को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि कर्जे की समस्या रहेगी, कुछ हेल्थ कंसर्न रह सकते हैं, कुछ जॉब इश्यूज रह सकते हैं, और ये रहते भी हैं। शुरुआत के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। आपको पता है, पंचम दृष्टि जो जुपिटर की है ना, जिस भाव पर बढ़ती है वहाँ पर छल कपट होता है शुरुआत में। तो जो ये डेट है, जो ये कर्जा है, ये ऐसा कर्जा नहीं है जो आपने विलिंगली लिया है कि मैं चाहता था इस वजह से मैंने लिया, कहीं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं। कुछ छल कपट, मतलब या तो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं थी, चीज़ें क्लियरली मुझे पता नहीं थी, मैं थोड़ा लॉस्ट था, थोड़ा कंफ्यूज था, या कोई ऐसी पार्टनरशिप हुई, कुछ ऐसा बिजनेस हमने प्लान करा जिसमें कि मुझे शुरुआत में टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में ही नहीं पता था। कुछ छल, कुछ चीज़ें छुपाई जाना आपसे हो सकता है, आप किसी से कर सकते हो। दूसरा, जॉब या नौकरी में भी ये अप्लाई होता है। कई लोग मैंने देखे हैं सेकंड हाउस जुपिटर में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंस जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं भाई शुरुआत में हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर ही नहीं थी, हमने देखा कुछ, सोचा कुछ और बाद में मिला कुछ। ये सेकंड जुपिटर में हमें देखने को मिलता है। और हेल्थ इश्यूज़ में भी यही होता है। जनरली जो आपको सेकंड जुपिटर में हेल्थ इश्यूज़ दिखाई देंगे वो अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ होंगे। मतलब डॉक्टर ही क्लियर पर्सपेक्टिव नहीं रखता, उसको ही क्लियरली नहीं पता कि भाई हो क्या रहा है इस व्यक्ति को। तो वो कन्फ्यूज़न का जो स्टेट है आपको इन तीनों मैटर्स में दिखाई देगा, जिनके बारे में भी हमने बात करी है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपका जीवन इन तीन चीज़ों की वजह से ही बदलेगा। कर्जे की वजह से बदल जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बदल जाएगा, या नौकरी की वजह से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन विवाह से नहीं देख सकते, रिलेशनशिप से नहीं देख सकते, आपका जीवन या आपका भाग्य होता है इन तीन चीज़ों का सीधा हस्तक्षेप है। अब मान लीजिए छठे भाव का अधिपति या षष्ठेश अच्छी स्थिति में, तो हो सकता है कि आपने जो कर्जा लिया टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छे में वर्कआउट हो गई। और अगर कोई बेकार स्थिति में है, मैलेफिक स्थिति में है, कोई राजयोग नहीं लगा रहा है, तो चीज़ें बैड हो सकती हैं या फिर डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। अब यहाँ पे भी एक बचाव है, क्योंकि जुपिटर की हर दृष्टि एक प्रोटेक्शन आपको देती है, और वो प्रोटेक्शन होता है कि आप चीज़ों में ईश्वरीय हस्तक्षेप मानेंगे या नहीं। आप जिन इष्ट देव के प्रति डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, वर्शिप आप करते हैं, क्या आप ये चाहेंगे वो इस भाव को चलाएं या आप इस भाव को चलाएं। मतलब क्या है, छठा भाव आपके हेल्थ इश्यूज़, आपका कर्जा, आपके जॉब इश्यूज़, आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप, अगर आप उसको चलाने की कोशिश करोगे ना कि यार अच्छा ये मेरा कार्मिक रिलेशन है, चलो मैं इसको इस तरह से चलाऊँगा, इस तरह से नेविगेट करूँगा, ये मेरा फाइनेंशियल, चलो मुझे कुछ डिफ़िकल्टियाँ हैं, अपने फाइनेंसेस को ऐसे मैनेज करूँगा, हेल्थ इश्यूज़ को ऐसे ऐसे डील कर लेंगे। जितना आप उसको डील करने की सोचोगे उतना ही वो आपके हाथों से बाहर निकलेगा, आपके हाथों से फिसलेगा, आपके हाथों से खिसकेगा। और जितना आप उसको इन द डिवाइन हैंड छोड़ दोगे, ईश्वरीय हैंड छोड़ दोगे, आसानी से उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। सेकंड हाउस जुपिटर में कई बार मेरे को लोग बताते हैं कि हमने अपनी जॉब के बारे में ये सपने देखे थे, ये सोचा था, भाई ये बनेंगे वो बनेंगे, ये प्लान आउट करा था, हमने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा था, हमने स्टेट पीसीएस को सोचा, हमने गवर्नमेंट जॉब को सोचा, बट अंततः क्या हुआ, वो ऐसा कुछ हुआ जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो आपकी थिंकिंग और रियलिटी, आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी इन तीन चीज़ों में मैच नहीं कर पाएगी। मतलब चाहे वो लोन मैटर्स हों, हेल्थ मैटर्स हों, आपके मदर साइड फैमिली मैटर्स हों, या फिर आपका जॉब मैटर हो, इनमें आप देखोगे कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में हमेशा फ़र्क है। आपने जो एक्सपेक्टेशन पाली थी उस तरह आपने कार्य भी करा था, बट वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये एक हर्डल या प्रॉब्लम है यहाँ मानता हूँ, जब तक आप एक राइट इष्ट देव, राइट देव की वर्शिप नहीं करते या उनके टूवर्ड डेडिकेटेड नहीं होते। तीसरा, अगर जुपिटर आपके तीसरे भाव में हो, तो तीसरे भाव का जुपिटर
अच्छा भी है बुरा भी है। थर्ड हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा है अगर आपको तर्कशास्त्र करना हो, कोई भी ऐसा कार्य करना हो जिसमें आपको डिप्लोमेसी की नीड है, आपको डिप्लोमेसी चाहिए, आपको कोई बिजनेस करना है, खुद के दम से कुछ करना है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा है। और मैलेफिक तब है जब आप बात करते हैं टुवर्ड एक अच्छे एनवायरनमेंट की। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं खुद एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ बट जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ वो ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि अच्छाई को सपोर्ट ही नहीं करता। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट है, जिनके साथ डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तीसरे भाव के गुरु में देखने को मिलता है। जनरली ये बिजनेस की एक बहुत अच्छी कंडीशन है थर्ड हाउस में गुरु का होना। हम बात तीसरे भाव के बारे में नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि गुरु की पाँचवीं दृष्टि कैसे काम करेगी। तीसरे भाव में बैठ के गुरु सप्तम भाव को फिफ्थ एस्पेक्ट दे रहे हैं। अब पता पाँचवीं दृष्टि में शुरुआत में क्या होता है, पाँचवीं दृष्टि में शुरुआत में आपको छल कपट का सामना करना पड़ता है। जिसका अर्थ है कि तीसरे भाव में अगर किसी का गुरु है तो उसको मैरिज में, रिलेशनशिप में शुरुआत में थोड़े छल कपट का सामना करना पड़ सकता है। चीज़ें हो सकता है छुपी हुई हों आपसे, हो सकता है आपको कम इन्फॉर्मेशन हो अबाउट योर पार्टनर, और ये बिजनेस में और पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व होता है। कई लोग होते हैं थर्ड हाउस जुपिटर में मुझसे आते हैं क्वेश्चन करने कि हम पार्टनरशिप में काम करें या नहीं। मेरा पहला ही कहना होता है भाई ठीक है, आपके पार्टनरशिप के भाव को सुरक्षित करा है गुरु ने, किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा है कि फिफ्थ एस्पेक्ट है वो सुरक्षा है, आप कर लीजिए। फिर भी फिफ्थ एस्पेक्ट का मतलब होता है छल या कपट। तो शुरुआत में ही टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्लियर कर लेनी चाहिए जब आप बात करते हैं मैरिज की, रिलेशनशिप की या फिर बिजनेस या पार्टनरशिप की। आपको शुरुआत में ही एक क्लियर माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें कैसे ऑपरेट करनी है। अगर आपके पास शुरुआत में ही वो क्लियर माइंडसेट या टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है तो एक पॉइंट पे आके आप रिग्रेट कर सकते हो। ये शुरुआती इश्यूज होता है जब भी तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए हों कि भैया हमने वो करा था, इस माइंडसेट से करा था, बट ठीक है उसका आउटकम उस तरह का नहीं निकला जिस तरह का हमने सोचा। एक्सपेक्टेशन रियलिटी में फ़र्क। दूसरी बात है कि हम इस भाव के बारे में सोचेंगे भी बहुत। तीसरे भाव के गुरु का व्यक्ति अपनी मैरिज को, अपने बिजनेस को, अपनी पार्टनरशिप के बारे में सोचेगा, उनको अपने टर्म्स पे चलाने की कोशिश करेगा। वो हमेशा ये सोचेगा यार मैरिज मुझे ऐसे करनी है, मेरी मैरिज में, मेरे विवाह में ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे विवाह के अंदर मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए। मतलब उसकी थॉट प्रोसेस हमेशा इन चीज़ों के बारे में चलेगी। वो ऐसा कुछ अपने जीवन को बनाना चाहेगा। हमेशा वो विवाह के बारे में 50 आइडियाज़ उसके पास होंगे, बिजनेस के बारे में 10-20 आइडियाज़ लेके चलेगा, पार्टनरशिप के बारे में 5 से 6 आइडियाज़ उसके पास होंगे कि भाई ऐसा मुझे चाहिए। ये एक आइडिया अप्रोच है कि उसके माइंड में ये आइडियाज़ चल रहे हैं। रियलिटी ये होगी या नहीं, फिफ्थ एस्पेक्ट से पता लगता है कि भैया रियलिटी में यहाँ ट्रबल आएगी। और ये ट्रबल तब तक चलेगी जब तक आप ये एक्सेप्ट ना कर लें कि ठीक है मैं जो सोच रहा हूँ ना वही फाइनल नहीं है, मुझे ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है। तो अगर कोई व्यक्ति तीसरे भाव गुरु में ईश्वर के हाथ में ये छोड़ दे कि मेरे विवाह को, बिजनेस को, पार्टनरशिप को आप हैंडल कीजिए, आसानी से हो जाएगा। और अगर खुद ही उसको प्लान आउट करने की कोशिश करेगा ना तो हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा कि भैया मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि थर्ड जुपिटर में ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति के जीवन में या उसका भाग्य उदय विवाह, बिजनेस या पार्टनरशिप, इन 3 चीज़ों से बहुत हद तक प्रभावित होता है। अगर वो सही तरीके से चलेगा तो वो भाग्य उदय होगा, नहीं चलेगा तो भाग्य में डाउनफॉल भी करवा सकता है। फोर्थ हाउस जुपिटर में सेम गोज फॉर द अष्टम भाव, क्योंकि चौथे भाव में बैठ के जुपिटर 8वें भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से छल कपट होने की संभावना। अब अष्टम भाव वैसे तो इन लॉज का भाव है, आपके पार्टनर की फैमिली के बारे में बताता है, पार्टनर की वेल्थ के बारे में बताता है। तो अगर कोई मैरिज के क्वेश्चन लेके आता है, चौथे भाव में गुरु है, तो मेरा यही सजेशन होगा कि भाई विवाह तो सस्टेन कर सकता है लेकिन शुरुआती फेज़ में अपने इन लॉज और अपने पार्टनर की वेल्थ इनको थोड़ा आराम से चेक कीजिएगा। ऐसा कुछ ना हो कि आपसे यहाँ पर चीज़ें हाइड की जाएँ या छुपाई जाएँ शुरुआत के अंदर। सेम गोज़ फॉर एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस का वो भी 8th हाउस से आएगा। गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान, अब ये व्यक्ति के पास होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि फोर्थ में अगर आपका जुपिटर है तो आपके पास ये चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है तनिक भी कि आप इन चीज़ों में अच्छा खासा जानते हो, अच्छा खासा ज्ञान है आपके पास। बट स्टिल शुरुआत में हो सकता है कि आपको यहाँ पे छल या कपट का सामना करना पड़े, आपसे चीज़ें छुपाई जाएँ, चीज़ें हाइड की जाएँ। 8th हाउस से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आती है, पूर्वजों की संपत्ति भी आती है। पूर्वजों की संपत्ति में देखिए वहाँ कुछ छल कपट तो नहीं हो रहा, वहाँ कुछ चैलेंजेस तो आपको नहीं आ रहे, आपको अंततः मिल जाएगी बट शुरुआती फेज़ में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरा, आपके मन में हमेशा ये प्लानिंग भी चलती रहेगी कि भाई मुझे अपने दादाजी की, परदादाजी की जो वेल्थ है ना, इसको ऐसे मैनेज करना है, फादर की वेल्थ को ऐसे मैनेज करना है, अपने पुरानी प्रॉपर्टी, पुरानी संपत्ति को ऐसे मैनेज करना है।
अपने इन लॉज के साथ मुझे ऐसे संबंध चाहिए, मुझे ऐसे इन लॉज चाहिए, मेरा पार्टनर इतना कमाने वाला होना चाहिए। मतलब हमेशा ये आइडियाज़ मन में चलते रहेंगे कि जीवन साथी का परिवार ऐसा हो, पार्टनर की फैमिली ऐसी हो, पार्टनर इतना कमाता हो, मेरे इन लॉज ऐसे हों, मैं ऐसे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को मैनेज करूँगा। ये थॉट प्रोसेस चलते रहना ऑल टाइम होता है जब फोर्थ में जुपिटर हो। और तीसरी बात, इन तीनों चारों चीज़ों को आप मैनेज कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इनको भगवान के सुपुर्द नहीं कर देते। अगर कोई व्यक्ति है चौथे भाव में गुरु को लेके मुझसे क्वेश्चन करे कि मेरे को ये समस्याएं हैं, मैं इनको कैसे डील करूँ, तो मेरा आंसर होगा आप भगवान के सुपुर्द इनको कर दीजिए, अपने इष्ट देव को जानिए, अपने इष्ट देव को वर्शिप कीजिए, ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अगर आप उस फेज़ की जगह इस फेज़ में है कि भैया वर्शिप हमें कुछ नहीं करनी है, खुद ही मैनेज करना है, तो कितनी कोशिश कर लो, मैनेज हो पाना बहुत हद तक नॉट पॉसिबल। अगर गुरु आपके 5th हाउस में हो तो 9th को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। पंचम दृष्टि में वही छल कपट, पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु भी आपके टीचर के साथ कोई छल कपट करवा सकता है, आपका टीचर आपके साथ कोई छल कपट कर ले। कई बार 5th हाउस जुपिटर में बैठे हुए लोगों से पूछिएगा क्या उन्होंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा करी है, क्या खुद से ही पढ़ाई करते रहते हैं, खुद से ही ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, यूट्यूब इंस्टा हर जगह से देखते रहते हैं, क्या कुछ कोर्सेज तो नहीं करे थे जिनमें उनको बाद में लगा हो कि भाई हाँ जिस तरह का रिजल्ट होना चाहिए था उस तरह का रिजल्ट निकल के ही नहीं आया। कॉज 9th हाउस, 9th में ही कुछ चैलेंजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे केसेस में मैंने कई बार देखा है कि आपके फादर के साथ, मतलब शुरुआती फेज़ में चाइल्डहुड में आप देखेंगे कुछ ऐसे पैटर्न कि फादर ने कुछ बिजनेस करा था, कुछ जॉब में कुछ इन्वेस्ट करा था, किसी पे ट्रस्ट करके कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, बट अल्टीमेटली इट नॉट वर्कड आउट, वो वर्कड आउट ही नहीं हुई, उसने काम ही नहीं करा सही तरीके से। तो यहाँ पर आपको 9वें भाव में हमेशा कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हुए दिखाई देंगे, कुछ छल कपट होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर कोई प्लैनेट ना बैठा हो। अगर वहाँ कोई प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट पे भी यही प्रभाव जाएंगे। लेट्स से वहाँ पे बैठा हुआ है शनि, तो शनि के ऊपर भी ये प्रभाव जाएंगे। वहाँ पे अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य के ऊपर ये प्रभाव जाएंगे। सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है, सिंह राशि या फिर शनि की राशियाँ जिन भावों में आ रही है, वहाँ पर आपको इन प्रभावों की संभावना दिखाई देगी कि भैया इन हाउसेज में कुछ चैलेंजेस या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। ये बात लिमिटेड है यहाँ तक। इसके बाद आता है मैनेज करना। पंचम भाव में अगर किसी का गुरु हो तो वो बहुत अधिक मैनेज करना चाहेगा अपने 9वें भाव को, अपने भाग्य को। वो सोचेगा ऐसे ऐसे करूँगा ना अगर मैं, मेरा भाग्य बेहतर हो जाएगा, ये जैम स्टोन पहन लूँगा, ये मंत्र चैंट कर लूँगा, ये रेमेडीज़ कर लूँगा, ये कलो थेरेपी फॉलो कर लूँगा, ये यज्ञ हवन करा लूँगा ना, तो अपने भाग्य को बहुत अच्छा बना लूँगा। हमेशा 5th हाउस जुपिटर में मैंने देखा है कि व्यक्ति अपने भाग्य को, अपने 9वें भाव को बहुत हद तक मैनेज करना चाहता है। कई बार तो पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु ऐसा हो जाता है कि अपने गुरु को, अपने टीचर को, अपने फादर को, अपने सीनियर्स को ही व्यक्ति गाइड करना शुरू कर दे, अपने से ऊपर की उम्र के लोगों को गाइड करना शुरू कर दे, उनको बताना शुरू कर दे क्या सही है क्या सही नहीं है। दिस इज़ वॉट 5th हाउस जुपिटर डू। अब यहीं से सारी दिक्कतें हैं। लोग कहते हैं ना कि बृहस्पति से आपका भाग्य बनना चाहिए, फिर भी इंडियंस का भाग्य नहीं बन रहा है। कारण क्या है? द 5th एस्पेक्ट। जनरली एस्ट्रोलॉजर पंचम दृष्टि सप्तम सबसे ही संरक्षण है, नहीं। पंचम दृष्टि का मतलब है कि सुरक्षा आपको तब मिलेगी जब आप ईश्वर की तरफ डिवोटेड हो जाते हैं। अगर पंचम दृष्टि आपके 9वें भाव में है, आप चाहते हैं कि आपके फादर का इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो, आपके रिलेशन सस्टेन करें, आपकी इमेज बढ़े और आपका भाग्य उदय हो, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते हैं। आपका माइंड जो है इन्हीं चीज़ों को प्रोसेस करता रहता है दिन भर। नए नए ऑप्शन सोचते हो कि यार इन चीज़ों को और अच्छा कैसे करूँ और बेहतर कैसे करूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो इन बातों को ईश्वर के समर्पित कर दीजिए, अपने इष्ट देव की तरफ समर्पित या डिवोटेड कर दीजिए। आराम से इनको हैंडल कर लोगे। और अगर इनको ही हैंडल करने में लगे रहे तो ये हैंडल चीज़ें अपने आप नहीं होने वाली। कई बार लोग मुझसे कहते हैं 9th में एस्पेक्ट पड़ रहा है, मेरा बहुत अच्छा एस्पेक्ट है साहब 9th में, फिर भी मेरा भाग्य क्यों चैनलाइज नहीं हो रहा। एक पर्सन वो है जो डिवोट कर चुका है, ईश्वर की तरफ जा चुका है, उसका भाग्य अपने आप बूस्ट हो रहा है, वो सही दिशा पकड़ लेगा। और एक व्यक्ति वो है जो खुद मैनेज करना चाह रहा है, उसको मैनेज करना ही शुरुआत में मुश्किल होता जा रहा है। दिस इज़ वॉट जुपिटर डू सिटिंग इन द 5th हाउस। 6th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो मुझे तो आप अपनी जॉब के बारे में, अपने फादर के बारे में और अपने जीवन के बारे में बताइएगा। बिकॉज 6ठे भाव में जुपिटर बैठ के आपके 10th हाउस को देखेगा पंचम दृष्टि से। मेरा मानना है कि जॉब, आपके फादर के लिए हुए डिसीजन, यही 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपके जीवन में सबसे अधिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी। आप उसे हम भाग्य उदय भी कह सकते हैं।
कुछ अप्स एंड डाउन्स भी कह सकते हैं। कारण क्या है कि 10th हाउस में गुरु की पंचम दृष्टि है। पंचम दृष्टि सपोर्ट करती है, सुरक्षा देती है, लेकिन उससे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अधिक होते हैं और वहाँ पर शुरुआत में छल कपट भी होती है। तो अगर किसी का 6th में जुपिटर है तो मेरा उससे यही कहना होगा कि आप अपने सीनियर्स, बॉस या फिर जब ज्वाइन करने जाते हो, जब आप जॉब पे चढ़ते हो, काम करना शुरू करते हो, तब आपको क्या लगता है कि आपके साथ कुछ छल कपट हुआ है, कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन छुपी हुई थी, हाइड थी, आपको पता नहीं था उन चीज़ों के बारे में, या फिर सब चीज़ें स्मूथ है? इन चीज़ों के बारे में हमें अपडेट कीजिएगा। दूसरा, व्यक्ति उस भाव के बारे में एक्सपेक्टेशंस बहुत पालता है। मतलब 6th में अगर आपका जुपिटर है ना, तो आप हमेशा सोचोगे अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, अपने वर्क के बारे में। आप ये सोचोगे कि मुझे अपने जीवन को ऐसे प्लान आउट करना है ताकि मेरी जॉब इस तरह की लगे, इस तरह की प्लेसमेंट मुझे प्राप्त हो, इस तरह की कंपनी में मैं जाऊँ, एमएनसीज में काम करूँ। कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज के बारे में भी सोच सकता है 6th में अगर जुपिटर बैठा है, तो वो हमेशा अपने कार्य क्षेत्र को प्लान करना चाहेगा। वो हमेशा ये प्लान करना चाहेगा, एक एक्सपेक्टेशन होगी उसकी, अपने जीवन को ऐसे चलाना है मुझे कि चलो मैं सिविल सर्वेंट बन जाता हूँ। मतलब कुछ भी हो सकता है जिसको आप अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करना या अचीव करना चाहते हैं, बारे में ऑल द टाइम मन में चलता रहता है, सोचता विचार करते रहना यहाँ पे होता रहता है। और तीसरी बात, इन्हीं चीज़ों को प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है जब तक हम डिवोटेड ना हो टुवर्ड द ईष्ट देव। मान लीजिए आपका 10th हाउस बहुत अच्छा है, 10th लॉर्ड बहुत अच्छा है, बट जुपिटर 6th में बैठा है। अब पता है क्या होगा कि आपको एक अच्छी जॉब तो मिल गई, लेकिन जो आपने प्लान आउट करा था कि मुझे चलो 24 साल में मिलनी चाहिए, 24 में नहीं मिली, 27 में मिली या 22 में मिली। मतलब जैसे हम प्लान आउट करेंगे चीज़ों को, वो उस तरीके से फलीभूत नहीं होंगी। एट द एंड रिजल्ट आपके फेवर में तब आ सकता है जब आप डिवोटेड हो जाते हैं टुवर्ड अ गुरु, टुवर्ड अ डिवाइन एंटिटी। ये जुपिटर के 5th एस्पेक्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हिडन इन्फ्लुएंस है। ये हमेशा आपके साथ छल कपट करता है, आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे आप नोबल कॉज के लिए काम करना शुरू करता है। मतलब शुरुआत में तो हो सकता है आगे आपका फोकस हो कि भैया एक अच्छी जॉब मिल जाए, लग्जरी लाइफ हो, भोग विलास करूँ और आराम से पैसा कमाऊँ। बट धीरे धीरे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपने जीवन में। आपके फादर की लाइफ में कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होंगे जिनकी वजह से धीरे धीरे आप उतरेंगे टुवर्ड सोसाइटी, समाज सेवा। ये भी 6th हाउस जुपिटर में पॉसिबल है कि धीरे धीरे व्यक्ति समाज सेवा की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद जुपिटर बीइंग इन द 6th हाउस ऑफ द चार्ट। अगर आपको पसंद आया है तो बताइएगा, कॉज इसके बाद कुछ ऐसे कार्मिक टाइम पीरियड्स हैं जो जुपिटर एक्टिवेट करता है, जिनमें आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव आ सकते हैं। उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अगर आपके गुरु आपके 7th भाव में है तो 11वें भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि जुपिटर की जो पंचम दृष्टि है ना, इसमें 3 से 4 अलग तरह से कार्य करने की क्षमता है। 3 से 4 स्पेशल पावर्स हैं। पहली स्पेशल पावर तो यह है कि ये सुरक्षा देती है। तो 11वें भाव को सुरक्षा मतलब आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, थोड़ा पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, मैनेजमेंट आपकी एक स्किल हो सकती है, बातचीत करना लोगों से एंड ऑल। ये लगन में या सप्तम में बैठा हुआ जुपिटर दिखाता है। दूसरी बात है कि दूसरी स्किल या दूसरी पावर है छल या कपट की पावर। जब जुपिटर वहाँ देख रहे हैं ना 11वें भाव को, तो 11वें भाव से क्या आता है? आपका फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपका मित्र समाज या मित्र मंडली या आस पड़ोस के भी क्षेत्र जो है वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। अब क्योंकि वो 5th एस्पेक्ट वहाँ दे रहे हैं, तो आप इन चीज़ों में छल या कपट होता हुआ देखोगे। आप शुरुआत में ये महसूस कर सकते हो कि आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ छुपाया, आपने आपके फ्रेंड से कुछ छुपाया। आपके बड़े भाई बहन ने जहाँ पे भी इन्वेस्ट करा, जहाँ पे भी वो इन्वॉल्व थे, वहाँ पर उनके साथ कोई छल कपट हुआ, कुछ चीटिंग्स को उन्होंने फेस करा हो। दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, इस भाव के बारे में एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक होती है। तो कॉज वो आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल के बैठे हुए हैं अपने बैंक बैलेंस के बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में कि भैया इनसे मुझे बहुत लाभ होना चाहिए, या मेरे जीवन में मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए, मेरे सिबलिंग्स ऐसे होने चाहिए। मतलब एक तरह का सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन आपको बहुत हैवी दिखाई देगा विद जुपिटर एक्सपेक्टिंग योर 11th भावा। और वो भी किन से? अपने फ्रेंड सर्कल से, सिबलिंग से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा में मैं कहूँ तो फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि आपके जो है वो बैंक बैलेंस की तरफ हो कि आप ये प्लान करके बैठे हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ होना चाहिए चीज़ों को। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चीज़ें यहाँ ऐसी नहीं हो पाएंगी जैसी आपकी प्लानिंग है। आपने अगर अच्छे दोस्त प्लान करें तो अच्छे नहीं मिलेंगे, बुरे करें तो बुरे नहीं मिलेंगे। मतलब जैसा आप चाह रहे हैं ना कन्वर्ट करना, बदलना, प्राप्त करना, वो उस तरह नहीं हो पा रहा। ये 7th में बैठा जुपिटर दिखाएगा। और इन चीज़ों को आसानी से प्राप्त करने का तरीका कि आपको अच्छे मित्र समाज मिले, आपको अच्छा सपोर्ट मिले फ्रॉम द सोसाइटी, आपका यूट्यूब चैनल हो, इंस्टा चैनल हो, एक पब्लिक फेम नेम हो आपके पास, 11th हाउस से ये सारी चीज़ें आती हैं।
इनको प्राप्त करने का एक आसान सा तरीका है, और वो आसान सा तरीका जाता है टुवर्ड द डिवोशन, कि आप थोड़ा डिवोटेड हो जाइए टुवर्ड अ गुरु, टुवर्ड अ देवी, टुवर्ड अ देवता, टुवर्ड योर ईष्ट देवता, और आपको ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप नहीं होते हैं तो वही आप सोचेंगे कि यार बैंक बैलेंस में जैसे बनाना चाहता हूँ ना वैसा नहीं बनता, किसी मंथ में ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, किसी में कम होगा, किसी में इनकम कम होगी, मतलब वो जो आप मैनेज जिस तरह करना चाहते हैं उस तरह हो ही नहीं पाएगा। दिस इज़ वॉट जुपिटर डू इन सिटिंग इन द 7th भाव। अगर हम 8th भाव के बारे में बात करें तो 8th का जुपिटर 12th हाउस को पंचम दृष्टि से देखेगा। जहाँ पे वो पंचम दृष्टि देगा वहाँ कुछ छल कपट हो सकता है। 12th क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है। आपने कहीं भी निवेश करा, इन्वेस्टमेंट करा, कुछ एक्सपेंडिचर करा, और आपने देखा कि यार शुरुआत में टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर ही नहीं थी। आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको पता लगता है अच्छा इसमें तो ये हिडन क्लॉज थे, ये चीज़ें मुझसे छुपी हुई थी। कई बार आते हैं लोग मेरे सामने 8th हाउस जुपिटर, अब पहली कॉल उनकी होती है प्रॉपर्टी मैटर्स में फंसे हुए हैं, कहीं यहाँ फंस गया पैसा, वहाँ फंस गया पैसा। कारण क्या है? जैसे ही इन्वेस्ट करा, जैसे ही एक्सपेंडिचर में आप इन्वॉल्व हुए, पैसा आपके हाथों से गया, कोई चीज़ आपके हाथों से गई, वो चली तो गई, बट वो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं थी कि किस तरह से ये वापस आएगी, या किस तरह, या कहाँ ये जा रही है। ये एक प्रॉब्लम होती है विद 6th हाउस जुपिटर, वो सॉरी 8th हाउस जुपिटर। सेकंड प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा। तो 12वें भाव से आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन पालते हो? विदेश यात्राओं की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपके एक्सपेंडिचर की हो सकती है कि भाई इतना पैसा खर्च करना है मुझे। तो आपके 12th हाउस आपके इन लॉ, आपके मदर साइड फैमिली को दिखा सकता है। तो नाना नानी से, मदर साइड फैमिली से बहुत एक्सपेक्टेशन पाल ली कि भाई वो मेरे विवाह कराएंगे, मैरिज कराएंगे। और 12वां भाव विवाह में भी इन्वॉल्व है, तो विवाह से, संबंधों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेना, ये सब होता है जब 8वें भाव में जुपिटर बैठे हुए हों। यही वो बात है जो हम कर रहे हैं कि पंचम दृष्टि जो गुरु की है ना, वो एक अलग तरह से ऑपरेट होती है, अलग तरह से काम करती है। लोगों को क्या लगता है 5वीं 7वीं 9वीं सब एक तरह से ही काम करती हैं, ऐसा नहीं है। आपको सुरक्षा है, आपको संरक्षण है, लेकिन आप खुद ये नोटिस करेंगे 8वें भाव में जुपिटर से कि आपके जीवन में बड़े बदलाव या भाग्य उदय तभी हुआ था, या उसकी संभावना तब बनती थी, बड़े बदलाव तब आते थे जब आप किसी को पैसा उधार देते थे, कुछ खर्चा करते थे, जब आप विदेश की तरफ गए, कहीं बाहर निकले, कोई अपनी लंबी यात्राएं करी, तो आप देखेंगे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हुआ। लेकिन जैसी आपकी इच्छाएं हैं, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऐसे ऐसे चलाना चाहता हूँ, मेरा हर इन्वेस्टमेंट ठीक निकले, हर इन्वेस्टमेंट सही साबित हो, मतलब जैसे आप चलाना चाहते हैं ना अपने 12वें भाव को, वैसे वो नहीं चल पाएगा। आप अपना पूरा फोकस लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे प्लान करने में कि खर्चा ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे इतना पैसा बचाना है, सर्वाइव रोकना है, कंट्रोल करना है, नहीं, फिर भी वो नहीं होगा। और उसको आसानी से करने का तरीका कि आपका खर्चा आसानी से कंट्रोल में आ जाए, आप फॉरेन ट्रैवल कर पाएँ, आपके एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हों, मोक्ष या लिबरेशन की तरफ आप आसानी से मुड़ पाएँ या जा पाएँ, इसके लिए आपको किसी ईष्ट देव की तरफ डिवोटेड होना होगा। अब वो ईस्ट हो सकते हैं, वो गुरु हो सकते हैं, वो कोई डिवाइन एंटिटी हो सकता है, बट यही डिवोशन हमें कुछ मदद करेगा विद जुपिटर बीइंग इन द 8th हाउस। अगर 9th हाउस में जुपिटर हुआ, 9th हाउस के जुपिटर मतलब महाज्ञानी व्यक्ति, जिसको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। लगन को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं, 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। अब बताइए 5th एस्पेक्ट खास क्यों है? वैसे तो आप सोशल वर्कर हो सकते हो, समाज सेवी हो सकते हो, लोग बिना पूछे आपसे गाइडेंस लेने आ जाते हो, और बिना कुछ सोचे समझे आप उन्हें बता भी देते हो कि भई हाँ ये काम कर लो, मतलब सबका भला चाहने वाला सिंपल टर्म्स में। लेकिन दिक्कत क्या है? 5th एस्पेक्ट है लगन पे। लगन क्या है? आपकी पर्सनालिटी, आप स्वयं है। तो आपको हमेशा महसूस होगा कि चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं, छल कपट किया जाता है, टर्म्स कंडीशंस क्लियर नहीं होती, या तो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप दुनिया से कुछ छुपा रहे हो, मतलब छल कपट यहाँ पे होगा। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। तो हो सकता है शुरुआत से, बचपन से ही आप इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने ज्ञानी थे कि आपने अपनी लाइफ के हर काम को प्लान करा। मैरिज करनी है इस तरह करनी है, जॉब इस तरह लेनी है, बिजनेस इस तरह करना है, काम इस तरह करना है, मतलब सब कुछ को प्लान करके आप बैठे हुए थे, और आपका पूरा जीवन उसी प्लानिंग में चला गया कि ये चीज़ें इस तरह से हो जानी चाहिए, इस टाइम पे हो जानी चाहिए। लेकिन रियलिटी उससे मैच नहीं कर रही है। इसी वजह से जब भी जुपिटर लगन को पंचम दृष्टि से देखती है, तब मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, बड़े कार्मिक उथल पुथल चलते रहते हैं। जैसे ये चाहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बने, जैसे कोई रिश्ता, इन्होंने चाहा कि ये रिलेशनशिप मैरिज में जाए, ये ना जाए, तो जिसको चाहा था कि नहीं जाए वो जा रहा है, और जिसके जाने की उम्मीद करी थी वो नहीं जा रहा। मतलब एक्सपेक्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जो सोचा है वो हो नहीं पाता, यहाँ पे ये दिक्कत है।
अब क्या इनका इंट्यूशन वीक है? एक्चुअल में इनका इंट्यूशन दी बेस्ट है। 9th हाउस जुपिटर, 9th हाउस केतु में इंट्यूशन बहुत अच्छा मिलेगा आपको व्यक्ति का। ऐसा मिलेगा कि जो सोचा वो हो गया, वही फलित हो गया, दूसरे को जो बताया वैसा ही उसके जीवन में हो गया। लेकिन जब खुद के जीवन को प्लान करने की बारी आती है कि खुद ये करूं, तो सबसे कमज़ोर स्थिति यहाँ पे ये है। अब आप अपने जीवन को आसान भी कर सकते हैं, मुश्किल भी कर सकते हैं। अगर आप खुद ही अपने जीवन को प्लान करना चाहते हो कि मैं जो चाहता हूँ वो ये है और ऐसे ऐसे हो, तो वो मुश्किल होगा। और अगर आप अपने जीवन की डोर ईश्वर की तरफ समर्पित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सोचना ही छोड़ देते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तब आप देखेंगे कि आपका लाइफ या आपका जीवन एक सही ट्रैक पे, सही दिशा में चलने लग गया। ऐसे लोगों के केस में 9th हाउस जुपिटर में मैं एजुकेशन गैप देखता हूँ, ब्रेक देखता हूँ, रिलेशन ब्रेक, रिलेशन गैप देखता हूँ। कारण क्या है? कारण यही है कि जैसा व्यक्ति चाह रहा था, जैसा वो उसको बनाना चाह रहा था, वैसा नहीं बन पा रहा है। दैट्स व्हाट 9th हाउस जुपिटर डू। लगन में कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं, इसको भी देखना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम 10th हाउस के बारे में कहेंगे तो वही 2nd हाउस को 5th दृष्टि से देखेगा। 2nd हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फाइनेंस, अबाउट द ट्रस्ट, लोगों पे विश्वास 2nd हाउस से होता है। क्योंकि पंचम दृष्टि से देख रहा है, वहाँ छल कपट होगा। आप सोच सकते हैं या देख सकते हैं कि परिवार से किसी ने छल कपट कर दिया, परिवार ने गलत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं पैसा उधार दे दिया, वो अब तक नहीं लौट रहा है, परिवार ने कोई बिजनेस शुरू करा था, उसमें डिफिकल्टी हो गई। मतलब वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ छल कपट, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स इन द फैमिली। 2nd, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक हो सकती है। 10th हाउस जुपिटर में आप एक्सपेक्टेशन ऐसी हो सकती है कि मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, मैं अपने परिवार को सही गाइडेंस देके, सही दिशा देके ऐसी स्थिति पे लाना चाहता हूँ, मैं अपनी इनकम को इतना बढ़ा देना चाहता हूँ विद राइट पाथ। कई बार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 10th हाउस जुपिटर में, और वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, अच्छा खासा ज्ञान होता है, दूसरों की लाइफ बेहतर करने में कार्यरत होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं 10th हाउस जुपिटर। एंड वॉट दे अल्टीमेटली डू इज कि ये बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस करना है, ऐसे पैसा आ जाएगा, वैसे पैसा आ जाएगा। मतलब हमेशा उनके मन में प्लानिंग टू द 2nd हाउस चलती रहेगी। और दिक्कत यह है कि दुनिया को तो सारी गाइडेंस सही जाएगी, दुनिया को अगर बता दिया यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ करा तो पैसा भी आ जाएगा, बट कम्स टू दैम, उनके साथ ये नहीं हो पाता। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद 2nd जुपिटर। 2nd को जब वो एक्सपेक्ट करता है तो ये प्रॉब्लम होती है। अब आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है मुझे, तो इसका समाधान क्या है? ईजी रेमेडी जो इस सेशन में दे रहा हूँ वो है अपने इष्ट देव या ईश्वर के प्रति डिवोटेड हो जाइए। और अगर फिर भी कोई डीप रेमेडी आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ हमें ये सेशन पसंद आ रहा है, तो हम इसका 2nd पार्ट भी लेके आए। अगर ये 11th हाउस में हो तो वही 3rd हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। 5th एस्पेक्ट से 3rd से क्या आता है? आपका बिजनेस आता है, आपकी डिसीजन मेकिंग आती है, आप किस तरफ चलना चाहते हो ये आता है, आप क्या करोगे ये आता है। 3rd हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब दूसरों को बिजनेस बताने में, काम बताने में, क्या करना है क्या नहीं, 11th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा काम करेगा। वैसे भी एकादश में गुरु को बहुत अच्छा माना गया, लाभ भाव के अधिपति हैं। बट कभी किसी एकादश 11 नंबर के जुपिटर से पूछेगा कि जब खुद कोई निर्णय लेना होता है, कंफ्यूज फील करते हो क्या? जब खुद कुछ करना होता है या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ ऐसा लगता है कि छल कपट हो जाएगा, कोई कुछ आपसे छुपा रहा है बिजनेस के अंदर, कोई आपसे कपट कर लेगा, या आप अपने आस पड़ोस के लोगों में, अपने पड़ोसियों में ये एक स्वभाव देखते हैं, उनके व्यवहार में देखते हैं कि भाई हाँ ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें क्या आप देखते हैं? क्या आप दिन भर सोचते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने डिसीजन मेकिंग के बारे में कि ये मुझे करना है, इसी समय पे ये अचीव कर लेना है, ये स्किल मुझे प्राप्त करनी है? मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या आपकी इतनी ज़्यादा हैं? और फिर आती है रियलिटी। कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन तो है साहब, लेकिन रियलिटी में वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। दिक्कत ही यहाँ पे है। दिक्कत क्या है कि 11th का जुपिटर औरों को जब गाइडेंस दे रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबको सही बता रहा है, ये ट्रेड कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये काम कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है खुद के निर्णय की, खुद के बिजनेस की, खुद के इनिशिएटिव की, खुद के काम की, तो वहीं फुस हो जाता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आप सोचते हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन ये जो ब्रेक आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये जुपिटर के 5th एस्पेक्ट की वजह से है। इसमें ईजी रेमेडी इस प्रॉब्लम से बाहर आने की ईश्वर की तरफ डेडिकेशन या डिवोशन है, उससे बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। और अगर वो नहीं होगा तो फिर आप एक लूप में फंस जाओगे। रिलेशनशिप में ये सोचोगे कि ऐसे ऐसे करना है बट नहीं हो रहा, करियर में ये जॉब करनी है, ये फॉर्म फिल करना है, ये एग्ज़ाम फाइट करना है, नहीं हो रहा। मतलब जहाँ पे भी आपकी बात आएगी पराक्रम की, तो आप मन में तो बहुत सोचोगे कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन जब आप बाहरी सतह पे आएंगे तो आपको महसूस होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, लॉस हो गया। जैसा मैंने सोचा था वो तो आउटकम ही नहीं निकला, वो रियलिटी ही नहीं बन रही। ये यहाँ पे एक हर्डल है। और वहीं अगर ये 12th हाउस जुपिटर हो तो 12th का जुपिटर इन्फ्लुएंस करेगा आपके 4th हाउस को।
12th के जुपिटर में मैं मानता हूँ कि व्यक्ति ज्ञानी होगा, आध्यात्मिक होगा, सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ गया होगा, विदेश यात्रा कर सकता, मतलब बहुत अच्छा करा सकता है गुरु 12वें भाव में। लेकिन फिर भी बताए क्या है, बेसिक दिक्कत क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम है कि जैसे ही आपने किसी के ऊपर विश्वास करा, जैसे ही आपने किसी से मन लगाया, दिल लगाया, किसी के ऊपर इमोशनली ट्रस्ट करा, वैसे ही उस पर्सन ने आपको ट्रबल दे दी या प्रॉब्लम दे दी। कई बार ये प्रॉपर्टी मैटर्स में भी होता है। 12वें भाव के गुरु में ये भी होता है कि प्रॉपर्टी मैटर्स में या घर परिवार के लोगों में ही संदेह बना रहता है, छल कपट सा रहता है, वो उससे कुछ छुपा रहा है, वो उससे कुछ छुपा रहा है, ये एक हर्डल हो जाती है। लोग पूछते हैं कि यार 12वें में बैठ के तो पंचम को, चौथे भाव को देख रहा है ना पंचम दृष्टि से, फिर ये प्रॉब्लम क्यों है? भाई पंचम दृष्टि इज ऑल अबाउट दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स। अब चौथा भाव है ही आपके सुख का, तो आपके सुख के मैटर्स में, आप कोई लड़की है या लड़का है, मान लीजिए वो रिलेशनशिप के बारे में, हाँ आपको वो सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पंचम भाव को देखे या सप्तम को देखे या ना देखे, क्योंकि आपका जहाँ दिल है, आपका जो चौथा भाव है, जहाँ आपका कंफर्ट है, सुख है, आप जैसे ही वो किसी चीज़ में या किसी व्यक्ति में इन्वॉल्व करते हो कि भाई इससे मुझे सुख मिलेगा, वहीं आपको कोई छल कपट दिख जाता है, वहीं आपको चैलेंजेस ऑब्स्टेकल शुरू में ही दिख जाता है, और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं। 12वें भाव का गुरु कितना ही बंधनों से मुक्त क्यों ना हो गया हो, फिर भी वो घर के बारे में बहुत सोचेगा, माता के बारे में बहुत सोचेगा, अपने कंफर्ट के बारे में बहुत सोचेगा, भाई इन चीज़ों से मुझे सुख मिल सकता है, इनके बारे में सोचेगा। और दिक्कत क्या है कि चीज़ें वैसे नहीं हो पाएंगी जैसे उसके एक्सपेक्टेशन है। उसने 3 BHK प्लान कराया, 2 मिल जाएगा, 3 मिलने में दिक्कत है, पैसा होगा तब भी एक हर्डल आपको दिखाई देगी, और इसके पीछे का रीज़न है गुरु की इन्वॉल्वमेंट। इसी को मैं कहता हूँ कि सबसे अधिक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में या तो आपकी मदर ला सकती है, प्रॉपर्टी ला सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति ला सकता है जिससे आप डीप इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं, और कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे कि आप पैसे, भोग, इन सब चीज़ों से हट के अध्यात्म की तरफ मूव कर जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर जाएं, मेडिटेशन की तरफ मूव कर जाएं। ये 12th हाउस का जुपिटर करवा सकता है। अब कैसे हम प्रॉपर्टी मैटर्स को, रिलेशनशिप मैटर्स को आसान बनाते हैं? ईजी वे, ईजी अप्रोच है डेडिकेशन, डिवोशन टुवर्ड द ईस्ट, ये एक तरीका हो सकता है। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया हो। एक नया अप्रोच हमने सेटअप करने की कोशिश करी है। द 5th एस्पेक्ट, 7th और 9th के बारे में भी बात करेंगे इन फ्यूचर। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लेट अस नो एंड बी इन टच। कहानी इस तरह से है जिसमें कि लॉर्ड बाली एक बार तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसके लिए? इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए, कि मैं इंद्र बन जाऊं। वामन अवतार आते हैं, उनसे उनका सारा जो है वो राजपाट ले लेते हैं। एक तरह का छल कपट आपको उस कहानी के शुरुआत में देखने को मिलेगा, लेकिन लेटर फेज में आप जो भी बाली चाह रहे थे कि मैं इंद्र बन जाऊं, मुझे सुरत्व प्राप्त हो, मैं देवता बन जाऊं या इंद्रत्व मुझे मिले, वो उनको भगवान विष्णु के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाता है। एक तरह के वरदान या बून के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि शुरुआत में बाली जो यज्ञ से या फिर तपस्या से, मेहनत से जिस चीज़ को हासिल करना चाह रहे थे, अपना उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे ये चीज़ इस तरह प्राप्त करनी है, वो ऑब्जेक्टिव काम ही नहीं करा। जैसे ही वामन अवतार आते हैं, वो उनसे एक अलग बात कहते हैं, और वो अलग बात इस तरह होती है कि भैया आपको जो है वो ये चीज़ वैसे ही डोनेट करनी होगी, देनी होगी, डिवोशन करना होगा, अल्टीमेट डिवोशन करना होगा, दिखाना होगा, और तब आपको जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हो, वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसे मैं डिवाइन इंटरवेंशन कहता हूँ। अब मैंने ये 5th एस्पेक्ट के बारे में क्यों कहा है, इसको किसी और सेशन में हम समझेंगे। बट 5th एस्पेक्ट या 5th हाउस जो है वो कनेक्ट करता है सुतल से, जहाँ पर लॉर्ड विष्णु निवास करते हैं विद बाली। ये बलि का लोक है। तो इसके बारे में कभी हम अलग सेशन के अंदर बात करेंगे। अभी बस हमें लिमिटेड